Hello students. So starting with the physiology of respiratory system, we have already studied about the structure of the respiratory system. हमने अच्छे से पढ़ लिया है respiratory system के structure के बारे में. Now next is the respiratory system का physiology के बारे में पढ़ेंगे, in which the first is the respiration. So what is respiration? The term respiration means the exchange of gases between body cells and the environment. This involves two main processes. Okay, first is the breathing and second one is the exchange of gases. So क्या है respiration? एक्सचेंज होता है गैसेस का किसके बीच में? बिटवीन द बॉडी सेल और एनवायरनमेंट के बीच में. और ये जो एक्सचेंज है बिटवीन द बॉडी सेल एंड एनवायरनमेंट वो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है. फर्स्ट जो कहलाता है दैट इज़ ब्रीदिंग है, जिसमें आपका मूवमेंट ऑफ एयर होता है इन एंड आउट ऑफ द लंग. एंड सेकेंड जो है दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगहों पे होता है. फर्स्ट जो है दैट इज़ द इन द लंग एंड सेकेंड जो दिया है दैट इज़ इन द टिश्यूज़. सो जो लंग में होता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और जो टिश्यूज़ में होता है दैट इज़ कॉल्ड दी इंटरनल रेस्पिरेशन. यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग. जो टिश्यूज़ में होता है दैट इज़ कॉल्ड दी इंटरनल रेस्पिरेशन और जो लंग्स में होता है दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ओके, सो करेक्ट दिस लाइन, इट इज़ एक्सटर्नल एंड दिस वन इज़ द इंटरनल. ओके, सो जब लंग्स में ऑक्सीजन ले रहा है, आपका ऑक्सीजन ले रहा है ब्लड, सो जो आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड दी इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और जब टिश्यूज़ जो है एओर्टा के थ्रू ब्लड पंप हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ को, सो वहाँ पर कैपिलरी मेम्ब्रेन और टिश्यूज़ के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ पर चले जा रहा है टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जब ब्लड में आ रहा है, सो ये जो है दैट इज़ कहलाता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन और ये टिश्यूज़ के बीच में हो जाता है. ठीक, टिश्यूज़ के बीच में होता है. So this is respiration. Now about the breathing. Breathing supplies oxygen to the alveoli and eliminates carbon dioxide. So breathing एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को, एयर को इन करते हैं और आउट करते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग. सो ब्रीदिंग जो है आपका एक एक्ट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई को सप्लाई होता है, इन होता है जब, और जब हम लोग आउट करते हैं एयर, सो कार्बन डाइऑक्साइड उस आउट एयर से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर आता है. सो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है ब्रीदिंग करने के लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल इज़ मसल्स ऑफ ब्रीदिंग. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ द इंटरकॉस्टल मसल एंड द डायफ्राम. और जो साइकिल्स ऑफ ब्रीदिंग है इट इंक्लूड्स द इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड द पाउज. ठीक है, सो मसल्स ऑफ ब्रीदिंग जो है वो हम लोग देखेंगे अभी, इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम के बारे में देखेंगे. सो ये आपका मसल जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, सो आपका साइकिल ऑफ ब्रीदिंग जो है वो कंप्लीट होता है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और जो क्या है पॉज है. सो हियर इज़ द मसल्स of the respiration. So first muscle you can see here is the intercostal muscle. ठीक है, जो आपके मस्कुलर सिस्टम में आपने पढ़ा भी होगा. सो आपका रिप्स देख रहे हैं आप लोग, और रिप्स के इन बिटवीन जब है वहाँ पर क्या है आपका इंटरकॉस्टल मसल्स आर देयर. सो इंटरकॉस्टल मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो 2-3 लेयर में है आपका. फर्स्ट जो है दैट इज़ एक्सटर्नल, जो आउटर की तरफ है दैट इज़ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. बीच में जो है वो आपका इंटरकॉस्टल, दैट इज़ आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल. एंड नेक्स्ट जो है सबसे इनर जो है दैट इज़ कॉल्ड दी इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल. सो यहाँ पर 3 आपका मसल्स का अरेंजमेंट है इंटरकॉस्टल मसल का, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनर मोस्ट जो लेयर है वो उसका क्या है यहाँ पर आपका अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हैं. सो दिस इज़ द इंटरकॉस्टल मसल, और आपका ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं. और अरेंजमेंट देखो, आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल अगर ऑब्लिकली इस साइड से अरेंज्ड है तो जो इंटरनल इंटरकॉस्टल है वो ऑब्लिकली ऑपोजिट साइड से अरेंज रहता है, और जो इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल है वो स्ट्रेटली कैसे रहता है आपका अरेंज रहता है. तो 3 लेयर में आपका इंटरकॉस्टल मसल इन बिटवीन द रिब्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट, ये भी वही डायग्राम है आपका इंटरकॉस्टल मसल्स का, इन बिटवीन द रिब्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल और आपका इंटरमीडिएट इनर मोस्ट जो इंटरकॉस्टल मसल है वहाँ पर आपको मिलेगा. सो आपका इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल है उसके बीच में आपका जो इंटरकॉस्टल वेन है, इंटरकॉस्टल आर्टरी है, और जो इंटरकॉस्टल नर्व है वो उसको क्या करती है, सप्लाई करती है मसल्स को. ठीक है, सो इन बिटवीन दी इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल के बीच में से आपका जो आर्टीरियल सप्लाई है और जो वीनस ड्रेनेज है और जो नर्व सप्लाई है वो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स को पहुंचती है. नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द डायफ्राम. सो आप लोग देखेंगे एक डोम शेप का आपका डायफ्राम यहाँ पर आपको दिखेगा. ठीक है, सो दिस इज़ द डोम शेप्ड डायफ्राम,
और डायफ्राम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्लाइटली कॉनकेव शेप में दिख रहा है आप लोगों को, बट जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, जब इन करते हैं ऑक्सीजन इन करते हैं, इनहेल करते हैं, सो आपका मसल स्ट्रेच होता है और ये जो डोम शेप है वो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और आपका एंटीरियर पोस्टीरियर है ना, सुपीरियर इन्फीरियर डायमीटर को क्या करता है, स्ट्रेच करेगा, और डायमीटर को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। सो इसी डायग्राम से हम लोग जो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग है उसको देख लेंगे। सो इन बिटवीन आपके रिब्स के बीच में, यहाँ पर बीच बीच में क्या है, आपका इंटरकॉस्टल मसल्स है ना। सो इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं जब, और आपका जो ये डायफ्राम है, जब क्या होता है बेटा, जब हम इन करते हैं रेस्पिरेशन को, जब हम इन करते हैं साइकिल्स ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहला जो है वो इंस्पिरेशन है। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को, सो उस समय में ये डायफ्राम जो है और इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब कॉन्स्ट्रिक्ट होता है सो आपका ये डोम शेप नीचे की ओर हो जाता है, ठीक है। और आपका जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, वो रिब्स को लेकर के बाहर की ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। जब खींचेंगे तो लंग का डायमीटर भी क्या होता है, जो प्लूरा है वो भी क्या होता है, स्ट्रेच होता है, और जो लंग पैरेन्काइमा है वो भी क्या होता है, स्ट्रेच होता है। सो सुपीरियर इन्फीरियर और जो एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल जो डायमीटर है थोरैसिक कैविटी का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ता है डायमीटर, सो हम क्या करते हैं, स्पेस आपका लंग कॉम्प्लायंस इंक्रीज़ होता है, एक्सपैंड होता है लंग, और हम क्या करते हैं, इन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी इंस्पिरेशन। पर जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल समझ में आ रहा है, जब हम एयर को क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, सो दैट टाइम में आपका मसल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सो जब मसल्स रिलैक्स होते हैं सो आपका वापस ये डोम शेप आ जाता है, आपका सुपीरियर इन्फीरियर डायमीटर कम हो जाता है। ये मसल्स, जब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे तो वापस आपका रिकॉइल हो जाता है लंग, और ये आपको यहाँ पर एक्टिव एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। वो रिकॉइल जब होगा ना, अपने आप ही पर्सन क्या करता है, एक्सहेल करके एयर क्या हो जाता है, आपका आउट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सपीरेशन। और इसके बाद इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के बाद जो आपका समय होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी पॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है। सो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग में आपको 3 मेन स्टेजेस जो है वो मिलेगा, दैट इज़ द इंस्पिरेशन, सेकेंड इज़ द एक्सपीरेशन, एंड थर्ड वन इज़ द पॉज। नाउ नेक्स्ट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो although breathing involves the alternating process of inspiration and expiration, gases exchange at the respiratory membrane is a continuous and the ongoing process. So exchange of gases जो होता है वो उसमें एग्जैक्टली आपका अल्टरनेट प्रोसेस है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं सो आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी भी क्या नहीं होता है, स्टॉप नहीं होता है। सो फर्स्ट जो है दैट इज़ द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और मैंने पहले ही बताया था ये होता है आपके लंग के अंदर में। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। डिफ्यूज़ होता है गैसेस, डिफ्यूजन का मतलब होता है सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम दी हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन, और ये डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है इन बिटवीन दी एल्वुलाई and the blood in the alveolar capillaries across the respiratory membrane. So external जो respiration होता है that is in the lung होता है, और मेन जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज़ द डिफ्यूजन। हायर कंसनट्रेशन में जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलर एरिया में है, और आपका एल्वुलाई से जो है आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है डिफ्यूज़ होकर के। हायर कंसनट्रेशन से चीज़ें जो हैं एल्वुलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है, और ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में हो रहा है, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया है। नाउ नेक्स्ट इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड इन द कैपिलरीज एंड द बॉडी सेल। सो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोल सकते हैं हम लोग, और इसमें भी आपका डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। बट ये जो हो रहा है ये हो रहा है आपके ब्लड कैपिलरीज और किसके बीच में, बॉडी सेल्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है। सो हियर इज़ द डायग्राम, इस डायग्राम में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं एक्सटर्नल एंड दी इंटरनल रेस्पिरेशन। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इन बिटवीन द लंग दैट इज़ इन द एल्वुलाई एंड द ब्लड होता है, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इन विच द गैस इज़ ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक्सचेंज नहीं होता, दैट इज़ गैस इज़ ट्रांसपोर्टेड इन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। सो आपके इस डायग्राम में आप लोग जब देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना, और ये जो हो रहा है दैट इज़ दी इंटरनल रेस्पिरेशन। सो आपका जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद आपका यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन जो है आपका सर्कुलेशन में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
आपके एल्वेलाई में चला गया और ये जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना। और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ये वाला जो है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और उसके बाद वो वापस हार्ट में आया लेफ्ट साइड के, और लेफ्ट साइड का हार्ट जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यूज़ में जब ब्लड को भेजेगा सो आपके सेलुलर लेवल पर एक एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, टिश्यूज़ में चला जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस कहाँ चले जाता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, और ये सर्कुलेशन जो है चलते रहता है। सो दैट इज़ द आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम। सो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर एक कंपाउंड बनने के थ्रू होता है। सो देयर इज़ 2 कंपाउंड्स आर देयर। सो फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ कॉल्ड दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड सेकेंड कंपाउंड इज़ कॉल्ड द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सो क्या होता है एग्जैक्टली आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए एग्जैक्टली आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, वो आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है। ईच जो हीमोग्लोबिन है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं बेटा, कैरी करते हैं। सो जब आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है लंग्स में, सो वहाँ पर आपका एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जो हीमोग्लोबिन है जब कंबाइन होता है किसके साथ, आपके ऑक्सीजन के साथ, सो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है दैट इज़ कॉल्ड दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी होता है आपके ब्लड के थ्रू हार्ट में जाएगा, और हार्ट के थ्रू कहाँ पर जाता है, वो सर्कुलेशन में जाता है। और सर्कुलेशन में जाने के बाद जब ऑक्सीजन को टिश्यूज़ क्या करते हैं, दे देते हैं, कहाँ पर आपके टिश्यूज़ को जब दे देते हैं ऑक्सीजन, ब्लड जब दे देता है, सो क्या होता है वहाँ पर आपका ये जो कंपाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ में चला जाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रहता है। तब वहाँ पर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड दी कार्बा हीमोग्लोबिन। और कार्बा हीमोग्लोबिन में एग्जैक्टली आपका नया कंपाउंड जो है टिश्यूज़ के पास बनता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पर आ जाता है, आपके ब्लड में, और आपका हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके कहाँ तक लेकर के जाता है, लंग्स तक लेकर के जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए। एग्जैक्टली लंग्स में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, आपका ज़्यादा है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। सो आपका वहाँ पर डिसएसोसिएट हो जाता है आपका कार्बा हीमोग्लोबिन, और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड वहाँ पर क्या होता है, बनता है। पर आपके टिश्यू लेवल पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की क्या हो गई है, वहाँ पर कमी हो गई है। सो आपका ऑक्सीजन की कमी वाले एरिया में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, आपका ब्रेक हो जाता है, और आपका ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ में चला जाता है, और एक नया कंपाउंड का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड दी कार्बा हीमोग्लोबिन। सो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ जो गैसेस है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू ही क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। हीमोग्लोबिन ही उनको क्या करता है, कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और बैक वापस लंग में जब लेकर के आता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बा हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके लंग्स तक वापस लेकर के आ रहा है। सो दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम। नाउ अबाउट द कंट्रोल ऑफ गैसेस। सो इन द कंट्रोल ऑफ गैसेस, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज़ नॉर्मली इनवॉलंटरी एंड इज़ रेगुलेटेड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। हमने पढ़ा था ये चीज़ जब हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे। सो आपका नॉर्मली इनवॉलंटरी यानी कि आपकी इच्छा के बिना ये काम नहीं करता, आप उसको अपनी इच्छा से थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, बट लंबे समय तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, रोक के नहीं रख सकते। सो देयर आर 2 रेगुलेटरी सिस्टम है आपका, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। सो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो ब्रेन में है, दैट इज़ इन दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। द रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर दैट कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग। Activity of the respiratory rhythmicity center is adjusted by the nerve in the pons, that is pneumotaxic and the epineustic center in response to the other part of the brain. So respiratory center जो brain में है that is in the brain stem में medulla है, ठीक है, वो आपके respiration के rhythmicity center में present है, और जो center वहाँ पे present है that is called the respiratory rhythmicity center। और आपका जो activity है rate and depth जो है breathing का, वो वहाँ के थ्रू क्या होता है, आपका sympathetic and parasympathetic जब stimuli आती है उसके थ्रू क्या होता है, वो कंट्रोल होता है ना। आपका एक्टिविटी जो रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर है वो एडजस्ट होता है आपके नर्व फाइबर जो पॉन्स में प्रेजेंट है, और जो नर्व फाइबर पॉन्स में प्रेजेंट है वहाँ पे 2 सेंटर प्रेजेंट है बेटा, दैट इज़ द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और दूसरा जो है दैट इज़ कॉल्ड द एपिनियस्टिक सेंटर इन रिस्पॉन्स टू अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपके अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन के रिस्पॉन्स में ये दोनों सेंटर जो है रेस्पिरेटरी रिथमिसिटी सेंटर के को क्या करते हैं,
रेट एंड डेप्थ एडजस्ट करने में ब्रीदिंग का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो जो फर्स्ट कंट्रोल है थ्रू दी रेस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला में और पॉन्स में जो प्रेजेंट है। नाउ सेकंड जो कंट्रोल है रेस्पिरेशन का, इट इज़ थ्रू दी कीमो रिसेप्टर्स। सो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ इन दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वो प्रेजेंट होते हैं। और जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आर्च ऑफ एओर्टा में और कैरोटिड बॉडीज़ में, जो हमने पढ़ा था आपकी कार्डियोवास्कुलर सेंटर जब हम पढ़ रहे थे तो कीमो रिसेप्टर के बारे में भी हमने पढ़ा था। सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बॉडी में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ब्लड में जब हाई हो जाता है, सो कीमो रिसेप्टर्स जो है इस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और आपके एग्जैक्टली जो ब्रेन में है वहाँ तक ले करके जाते हैं और वहाँ से फिर आपका रिस्पॉन्स जो है रेस्पिरेटरी मसल्स में आता है और उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं एग्जैक्टली आपके रेस्पिरेशन को ज़्यादा इन करने के लिए, ऑक्सीजन को ज़्यादा इन करने के लिए फिर हाइपर वेंटिलेट करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सो इट इज़ द कीमो रिसेप्टर दैट कंट्रोल्स द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है तभी ये क्या होते हैं, आपके स्टिमुलेट होते हैं। सो इट्स ब्रांचेस बाय दी ग्लॉसोफेरेंजियल एंड दी वेगस नर्व के थ्रू आपका कीमो रिसेप्टर जो पेरिफेरल जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो उसका रिस्पॉन्स को ब्रेन में लेकर के जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो कंट्रोल होता है दैट इज़ थ्रू दी एक्सरसाइज। जब हमारे बॉडी में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑन दैट टाइम क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का डिमांड जो है ब्लड में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाने के कारण क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम हाइपर वेंटिलेट करते। कभी भी थक जाएंगे या आप कोई भी हैवी एक्टिविटी करने के बाद जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम हाइपर वेंटिलेट करना शुरू करते हैं। सो दिस इज़ द एक्सरसाइज, एक ऐसा आपका स्टिमुलाई है जिसके थ्रू हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं और तब तक हाइपर वेंटिलेट करते रहेंगे जब तक पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो क्या ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। सो दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, दैट इज़ द स्पीच। जब हम बात कर रहे होते हैं सो हम जब एयर को इनहेल करते हैं तब हम स्पीच नहीं कर सकते, बट जब हम एयर को आउट करते हैं एक्सहेलेशन के समय ही स्पीच क्या होता है, आपका प्रोड्यूस होता है। तो जितना ज़्यादा टॉकिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सहेल होगा और उतना ज़्यादा आपका जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी में क्या होगा, बढ़ेगा। सो स्पीच है जो आपका रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर देता है। नाउ सिंगिंग, गाते समय भी आपका एक्सहेल करते करते ही हम लोग क्या करते हैं, गाते हैं, कभी भी इनहेल करते समय हम लोग गा नहीं सकते। सो दैट टाइम ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज़ द इमोशनल डिस्प्ले है, दैट इज़ द क्राइंग है, लाफिंग है और फियर है, उस समय भी आपका रेस्पिरेशन जो है वो अफेक्ट होता है। नाउ कुछ ड्रग्स हैं दैट इज़ कॉल्ड दी सिडेटिव्स या फिर अल्कोहल जो है ये आपका रेस्पिरेशन को स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि पेशेंट जो है आपका सिडेट हो जाता है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है ना, लेथार्जिक हो जाता है। नाउ स्लीपिंग के समय क्या होता है, जब हम रेस्टिंग मोड में रहते हैं तब भी रेस्पिरेशन जो है वो क्या नहीं होता, आपका एक्सेसिव नहीं होता, आपका नॉर्मल स्लोली ही रहता है। और इसमें एक और फैक्टर रहेगा दैट इज़ द एक्सरसाइज, हम लोग बोल सकते हैं। एक्सरसाइज के समय में, हैवी एक्सरसाइज के समय में आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन। So this is all about the respiratory system physiology. Okay, I hope आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग आपके लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके।